हेलो एवरीवन, वेलकम टू W3 एरा यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विजय कुमार। तो लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में कि पीएचपी के वेरिएबल्स पीएचपी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम इसको पीएचपी के अंदर इंक्लूड करते हैं और कैसे ये हमारा काम आसान कर देते हैं। साथ ही हमने देखा पीएचपी के वेरिएबल का जो नेम होता है उसको कैसे कैसे हमें डिफाइन करना चाहिए, क्या उसके रूल्स होते हैं। आज हम देखेंगे पीएचपी वेरिएबल्स की वैल्यूज के बारे में और उसको हम पीएचपी के अंदर बोलते हैं पीएचपी के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के साथ साथ ही हम देखेंगे पीएचपी के कमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम देखेंगे पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीएचपी के वेरिएबल्स के बारे में कि पीएचपी का वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है और क्या किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है और कैसे हम उसको प्रिंट कराते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं कैसे लास्ट वीडियो को रिकॉल करते हैं। तो जैसे हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, हमें पता है जब भी हमें पीएचपी के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो डॉलर का साइन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया वेरिएबल का नेम ए, तो डॉलर ए इस तरीके से वेरिएबल पीएचपी के अंदर डिफाइन हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर इज इक्वल टू का साइन लगा करके हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पुट की थी W3 एरा। ठीक है, तो इस तरीके से पीएचपी का एक वेरिएबल डिफाइन होता है और उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है। तो यहां तक हमने देखा था कल इस पीएचपी के वेरिएबल के बारे में, कैसे ये पीएचपी का वेरिएबल डिफाइन हो रहा है। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यूज के बारे में। पीएचपी के वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग टाइप की होती है और इसी को ही पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स बोलते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पीएचपी के वेरिएबल्स की वैल्यूज जो कि अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। जैसे कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे है, क्योंकि जो भी वैल्यू डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको हम स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। इसके अलावा भी और वैल्यूज होती हैं जैसे कि इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और बुलियन वैल्यू। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे इनके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। ये हमारे पीएचपी के कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट में ले रहे हैं इसको, और क्या क्या है इसको एक बार अपन देखते हैं। तो पहला है हमारा स्ट्रिंग। अभी हमने पढ़ा था W3 एरा, इसको हमने डबल कोट्स के अंदर दिखा था। तो जो भी वैल्यू डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आएगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग वैल्यू। दूसरा है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर्स वैल्यू होती है उसको यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था जो भी नंबर्स वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 या फिर 2.5 3.5 उसको हम नंबर वैल्यू बोलते थे। लेकिन पीएचपी में थोड़ा सा अलग है। पीएचपी में क्या होता है, जो भी विदाउट डेसिमल की वैल्यू होती है तो उसको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। जो इंटीजर होता है उसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, और जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है या डेसिमल वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं हमारा फ्लोट वैल्यू। तो जैसे कि इंटीजर वैल्यू की बात करें तो 5 जो है वो इंटीजर वैल्यू है। ऐसी तरीके से 7 जो है इंटीजर वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू विदाउट पॉइंट की होगी नंबर्स पे वो इंटीजर वैल्यू होगी। और अगर इसी इंटीजर वैल्यू को हम स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे, यानी डॉट्स कोट्स के अंदर डाल देंगे, चाहे वो सिंगल कोट्स हो या फिर डबल कोट्स हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। यानी अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो 5 जो है वो इंटीजर वैल्यू है और यहां पर 5 कोट्स के अंदर ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, ये दो अलग अलग वैल्यूज है, एक तो है 5 और एक है कोट्स के अंदर 5। तो ये इंटीजर वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। आगे है हमारा फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू क्या होता है, नंबर वैल्यू ही है बट पॉइंट्स वाली वैल्यू है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर 5.5, ठीक है, ये 7.14। तो पॉइंट्स वाली जो भी वैल्यू होगी नंबर वैल्यू
उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे हमने नंबर इंटीजर को कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग के अंदर, ऐसे ही अगर हम इसके आगे भी अगर हम स्ट्रिंग लगा देंगे 5.5 के आगे कोट्स लगा देंगे तो ये हो जाएगी स्ट्रिंग वैल्यू। यानी हमने क्या किया, फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बुलियन। बुलियन वही है जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, ट्रू और फॉल्स। बुलियन की दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो जैसे यहां पर लिखा मैंने ट्रू, तो ये पीएचपी के अंदर इसके जो वैल्यू है, डेटा टाइप जो है, इसका डेटा टाइप है बुलियन। ऐसे ही होता है फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर अपन 1-0 पढ़ते हैं, तो ये वही है ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं एरे के अंदर। जावास्क्रिप्ट में क्या था कि जो एरे होता था उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन यहाँ पर पीएचपी में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो एरे होता है उसी का डेटा टाइप एरे ही होता है। अब ये एरे होता क्या है इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझते हैं। एरे जो होता है एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एरे लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट लगाकर हम जो भी वैल्यूज के अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 5, 7, 9। तो ये क्या है, ये एक एरे है, इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। अब तक जो हम वेरिएबल पढ़ रहे थे उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। अब क्या है, एरे के अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। इस एरे की वैल्यू 5 भी है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 7 भी है और 9 भी है। इसको कैसे एक्सेस करते हैं ये तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इस एरे का जो डेटा टाइप है वो एरे ही होता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी किसी पीएचपी के अंदर जब भी किसी क्लास को हम डिफाइन करते हैं तो वो उसकी जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वैसे तो इसका डिटेल कोड काफी लंबा होता है, अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए कि जितनी भी क्लासेस डिफाइन होती है पीएचपी के अंदर उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। और कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली क्या होता है कि एक कीवर्ड आता है न्यू कीवर्ड। तो जब भी किसी क्लास के आगे न्यू कीवर्ड लगा होता है या किसी वेरिएबल के आगे या किसी फंक्शन के आगे न्यू कीवर्ड लगा होता है तो वो क्या हो जाती है, वो एक क्लास बन जाती है और उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ये इतना अभी इतना काम का नहीं है, इसके बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, एडवांस पीएचपी पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो क्लासेस होती है पीएचपी के अंदर उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा नल। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली, नथिंग। तो नल का जो डेटा टाइप होगा वो नल ही होगा। ठीक है, जैसे जहां कोई भी चीज डिफाइन भी नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको पीएचपी के अंदर नल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप भी नल होता है। तो ये हमारे डेटा टाइप थे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। अभी जो आपके काम में आएंगे, अभी क्या है, हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आएंगे, नंबर्स के कुछ मेथड्स आएंगे जिसमें इंटीजर के मेथड्स आएंगे, फ्लोट के मेथड्स आएंगे और एरे के मेथड्स आएंगे। तो ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। तो अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम समझते हैं, आपको स्ट्रिंग का याद रखना है, इंटीजर का याद रखना है, फ्लोट का याद रखना है, बुलियन का याद रखना है और एरे का याद रखना है। नल का भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी अपन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडवांस पीएचपी का पार्ट है। तो जब हम एडवांस पीएचपी स्टार्ट करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स हमने समझ लिया था और इसको चेक कर लिया था कि किसका डेटा टाइप क्या होता है और किस तरीके से स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप पीएचपी के अंदर डिफाइन होते हैं। अब मेन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें कैसे पता चले कि किस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डिफाइन है उसका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए पीएचपी के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वैरडम्प। और अब वैरडम्प को कैसे यूज कर रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे $a हमने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन की W3 एरर। ठीक है,
ये वेरिएबल है, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू है। अभी तो स्ट्रिंग वैल्यू है, हमें पता है क्योंकि हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा है, लेकिन फंक्शन हमें कैसे बताएगा, पीएचपी को कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन है where अंडरस्कोर डंप, ये हमारे फंक्शन के ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। अब इस जो फंक्शन के ब्रैकेट है यहां पर हम अपने वेरिएबल को स्टोर कराएंगे, जैसे कि हमने लिखा $a, तो ये किसका वेर डंप निकाल कर आएगा, किसका डेटा टाइप निकाल कर आएगा, $a का। तो इसको हम जब हम प्रिंट कराएंगे यानी इसको लिखेंगे हम इस सिंटेक्स को, इस फंक्शन को, तो ये हमें आउटपुट में देगा कि ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू बताएगा और साथ में हमें बताएगा कि स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लेटर्स कितने हैं। जैसे हम देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड लेटर्स का है ये W3 एरा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं वो स्ट्रिंग के लेटर्स को डिफाइन करते हैं। इसके साथ ही ये इसको प्रिंट भी कर देगा साथ के साथ W3 एरा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वेर डंप जो है वो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड करता है या हमें निकाल के देता है। तो चलिए और देखते हैं, और जो हमारे डेटा टाइप थे नंबर वाले, उनका डेटा टाइप कैसे निकलता है। तो पहला है हमारा स्ट्रिंग, अभी हमने पढ़ा था, एक वेरिएबल लिया था हमने $a और यही हमने वैल्यू डाली थी W3 एरा, और इसका जब हमने वेर डंप निकाला इसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू आई थी स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो ये नंबर्स आते हैं ये किसको डिफाइन करेंगे, लेटर्स को स्ट्रिंग के, और उसके बाद हमें इस तरीके से ये आउटपुट दे देगा। अगर हम स्ट्रिंग ना लेकर के इंटीजर वैल्यू ले, जैसे कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू क्या है, $a के अंदर हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, हमने पढ़ा है जितने भी नंबर्स वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल वो सारी इंटीजर वैल्यू होती है। तो इसका जब हम वेर डंप निकालेंगे यानी डेटा टाइप निकालेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। इसमें लिखा हुआ होगा इंट और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर बाहर थी और यहां पर इसके ब्रैकेट्स के अंदर ही है। फ्लोट का कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है हमारा फ्लोट, तो फ्लोट का निकालने के लिए वेरिएबल डिफाइन किया हमने और उसकी हमने वैल्यू दे दी 12.34 यानी 12.34, और इसका जब हमने वेर डंप निकाला तो इसका आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, फ्लोट और उसके ब्रैकेट्स के अंदर उसकी फ्लोट की वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बुलियंस का, जैसे ये बुलियंस है, बुलियंस हमने पढ़ा था ट्रू और फॉल्स। तो एक वेरिएबल है डिफाइन यहाँ पर $a और $a की वैल्यू जो है वो है ट्रू, और जब हम इसका वेर डंप निकालेंगे, इसका डेटा टाइप निकालेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, बूल BOOL यानी बुलियन, और इसके अंदर उसकी वैल्यू यानी ये अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर वैल्यू ट्रू आएगी, अगर ये फॉल्स है तो इसके अंदर वैल्यू फॉल्स आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एरे। एरे हमने पढ़ा था, एरे क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है। तो जैसे ये हमने एक एरे बनाया है $a के अंदर जिसमें है HTML और CSS, दो वैल्यू है, दोनों की दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसका जब हम वेर डंप निकालते हैं तो ये हमें 2-3 चीजें डिफाइन करके देता है। एक तो इसका जो डेटा टाइप है वो, अब जैसे ये एरे है तो यहां पर आउटपुट मिलेगा हमें एरे। एरे के बाद जो ये 2 लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये डिफाइन करता है कि इस एरे के जो अंदर जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, टोटल कितनी वैल्यूज डिफाइंड है। हम देखें यहाँ पर एक HTML है और एक CSS है, दो ही वैल्यू डिफाइंड है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद ये हमें और बताता है कि जो एरे की वैल्यू है वो किस तरीके से डिफाइन की हुई है। तो जैसे ये जो वैल्यू होती है इनकी इंडेक्सिंग भी होती है। इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है, 0 से स्टार्ट होती है और आगे ये चलती जाती है। तो 0 हो गया, इसकी इंडेक्सिंग 0 है, इसकी इंडेक्सिंग 1 है। ये भी हम डिटेल में जब एरे पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी आप छोटा सा समझ लीजिए कि HTML का जो एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसकी इंडेक्सिंग 0 होती है, नेक्स्ट 1, उसके बाद 2 3, इस तरीके से ये आगे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये 0 है, 0 पर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप भी इसने निकाल दिया। हम निकाल तो एरे का रहे थे लेकिन एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनका भी इसने निकाल दिया। उसमें इसने क्या बताया है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। हम देखें इधर
तो ये 0 वाला इंडेक्स है और ये स्ट्रिंग है। कैसे है? क्योंकि डबल कोट्स लगा हुआ है। उसके बाद इसने 4 लिखा है, हमने अभी पढ़ा था जब भी स्ट्रिंग का डेटा टाइप निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर उसकी लेंथ आएगी। तो जैसे HTML 4 लेटर है तो यहां पर ये 4 आ गया और उसके बाद स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला इंडेक्सिंग है 1 नंबर पे। 1 नंबर पे हमारा CSS है। CSS भी क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहां पर स्ट्रिंग आ जाएगा और स्ट्रिंग के ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या? जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर 3 लेटर्स है और उसके बाद स्ट्रिंग की वैल्यू। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एरे का डेटा टाइप निकालते हैं var डम्प के थ्रू, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है कंप्लीट कि एरे का भी बताया इसने, एरे के अंदर जो वैल्यूज है उसका भी डेटा टाइप जो है उसने हमें बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा नल के लिए। ठीक है, नल का मतलब कुछ भी नहीं, बट वैसे भी कई बार क्या होता है हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया $a और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की नल, और इसका जब हम डेटा टाइप निकालते हैं तो आता है नल। तो इस तरीके से हमने पढ़ा PHP के डेटा टाइप्स के बारे में और उसको किस तरीके से हम var dump के थ्रू निकालते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो PHP के कमेंट्स है। कमेंट्स हमने HTML के अंदर भी यूज किया हुआ है, CSS के अंदर भी यूज किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज किया हुआ है। अब हमारी PHP आई है तो हम PHP के अंदर भी उसी तरीके से यूज करेंगे। तो देखते हैं एक बार हम PHP के कमेंट्स को। PHP के अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि सब में चलता आ रहा है। HTML में भी 2 टाइप के थे और इस तरीके से CSS में भी। तो कैसे 2 टाइप के होते हैं? एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जब हमें किसी सिंगल लाइन को कमेंट करना होता है तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, और मल्टीपल लाइंस को जब कमेंट करना होता है तो उसे मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स जब हम लगाते हैं तो इस तरीके से डबल स्लैश से लगाते हैं या फिर हैश लगाकर लगाते हैं PHP के अंदर। ठीक है, और मल्टी लाइन जब कमेंट्स लगाते हैं तो जब लाइन स्टार्ट होती है जहां से वो स्लैश स्टार से हम कमेंट को स्टार्ट करते हैं, और जहां पर भी हमें खत्म करना है, जैसे ये मल्टी लाइन्स है और यहां पर हमें कमेंट लगाना है 3 लाइन पे, तो स्टार और स्लैश लगाकर हम इसको बंद कर देते हैं। यानी स्लैश स्टार स्टार स्लैश के अंदर जो भी आएगा वो कमेंट हो जाएगा। तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। कमेंट यूज क्यों करते हैं? मोस्टली 2 रीजन होते हैं कमेंट यूज करने के। एक तो जो हम कोड लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वो किसी दूसरे डेवलपर को या किसी दूसरा जो उस पर वर्क कर रहा है उसको समझाने के लिए कि ये जो सिंटेक्स यहाँ पर आया है, ये फंक्शन यहाँ पर आया है, ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हुआ है, वो क्यों हुआ है। तो एक तो हमारा काम है कमेंट का कि जो भी सिंटेक्स हम यूज कर रहे हैं उसका पर्पस डिफाइन करने के लिए। दूसरा क्या होता है, टेस्टिंग में यूज होते हैं कमेंट्स। जैसे मान लीजिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं किसी कोड की कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो लाइन बाय लाइन हम उसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जिस भी कोड को हमें रन नहीं करना होता है PHP के अंदर, तो उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा, जब भी PHP की फाइल चलेगी तो जो कमेंटेड कोड होता है वो रन नहीं करता है। तो इस तरीके से हम PHP के अंदर कमेंट को यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा PHP के डेटा टाइप्स के बारे में और PHP के कमेंट्स के बारे में। और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें W3 Era यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।